Welcome to Ved Prep Physics Academy again and hope you all are fine. So आज मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज रोड मैप फॉर द सीवीटी पीजी एग्जाम। तो जो बच्चे अभी 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर सीवीटी पीजी के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड पॉइंट तक लेके जाने वाली हूँ। स्टार्टिंग मींस कि बच्चे सोचे भी अगर सीवीटी पीजी की प्रिपरेशन करने के लिए, तो सोचने के बाद सबसे पहले क्या माइंड में आए, क्या उनके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। तो वो सभी चीजें आपको मैं अब इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो रोड मैप का मतलब ये है कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, किन किन चीजों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, और क्या चीजें आपकी इम्पोर्टेंट है, क्या क्या बातें आपकी इम्पोर्टेंट होगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। एंड फाइनली आप पहुंच सकते हो अपने एग्जाम तक, एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, फाइनली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो चलिए, तो हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 मेन पॉइंट आपको शो किए हुए हैं, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको जो 4 मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे शो कर रखे हैं। क्या क्या है, वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है, 2026 को टारगेट करना चाहता है, वो बच्चा ये वीडियो काफी ध्यान से देखें, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, इस एग्जाम के क्या क्या फायदे हैं वो भी बताऊंगी, और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, इसके साथ आपके और कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वन बाय वन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सीईटी पीजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, तो कैसे प्रिपरेशन की जाए कि आप फाइनल अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ। ठीक, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है इनटू 4, और 4 मेन पॉइंट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट एंड मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सिलेबस। क्या है बच्चों, दैट इज सिलेबस। सो मेन पॉइंट इज द सिलेबस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टारगेट करो अपने सिलेबस को। टारगेट मीन्स आप देखो कि एग्जैक्टली मेरा सिलेबस है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, है ना। पहले गो थ्रू करो किसको, सिलेबस को। पहले सबसे पहले तो जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, है ना, सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स उनमें से आपको कितना आता है, कितना आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो वो सभी चीजें आपको पहले, सबसे पहले ये चीज आपको देखनी होगी। ओके, चलिए सिलेबस की बात आती है तो पहले हम सिलेबस के बारे में ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगी आपकी रिवीजन, प्रैक्टिस, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट वगैरह, इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए कर लेते हैं सबसे पहले हमारे सिलेबस की बात। तो सिलेबस की अगर बात की जाए, टोटल आपके सीवीटी पीजी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करने जाओगे, ध्यान से सुनना, दिस इज वीडियो फॉर द फिजिक्स स्टूडेंट। जो सीवीटी पीजी फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ही है। चलिए, तो बात कर लेते हैं हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट है। वैसे अगर आप इसका कंप्लीट सिलेबस देखना चाहो, मैंने पूरा मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, पूरा नहीं दिखाया है आपको। आप सीवीटी पीजी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सिलेबस डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप सिलेबस इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने सिर्फ टॉपिक लिखी है, ठीक है, इनके सब टॉपिक्स आप पीडीएफ में देख सकते हो। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल कितने हैं भाई, टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ। मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, और आपका है ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
फिफ्थ वन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सिक्स्थ वन इज द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके न्यूक्लियर के भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटम के भी आते हैं। ओके, एंड सेवंथ एंड लास्ट वन इज द सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर सॉलिड स्टेट के टॉपिक्स भी इंक्लूड होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स भी इंक्लूड होंगे। ओके, तो ये हमारे टोटल है 7 सब्जेक्ट्स। अब बात कर लेते हैं कि इन 7 सब्जेक्ट्स को, इन 7 सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट किया जाए। अब मान के चलो कोई बच्चा अभी अपने फाइनल ईयर में है और वो चाहता है कि भाई नेक्स्ट ईयर जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हो, उसके बाद जस्ट जैसे ही एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, मैं क्या करूं, मैं मेरा एग्जाम क्वालिफाई कर लूं, मैं मेरा एग्जाम क्लियर कर लूं एंड जस्ट उसके बाद ही काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज लाइक DU, BHU, JNU एंड और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले पाऊं। तो हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं पूरा 1 ईयर का प्लान। 1 ईयर का प्लान हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साल आपको कैसे, कितने मंथ्स किस सब्जेक्ट को देने चाहिए, कितने टॉपिक्स कवर होने चाहिए, इतने टाइम के अंदर क्या क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, रिवीजन कब करनी चाहिए, तो वो सब चीजें हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चल, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है, सिलेबस को देख लिया आपने, चलिए ठीक है, सिलेबस देख लिया अभी मैंने। फिर क्या करो, आपके सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो ये नहीं बोलूंगी कि सभी बच्चों के लिए इजी हो। जो टॉपिक हो सकता है, किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो जो टॉपिक आपको इजी लगता है, ठीक है, जो टॉपिक आपको इजी लगता है, आपको आइडिया लग जाएगा, आपने पढ़े में बीएससी में ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और आप अभी अगर फाइनल ईयर में हो तो डेफिनेटली आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आइडिया होगा। एक दो ही होंगे जो जिनके बारे में आइडिया ना हो, वैसे मेरे हिसाब से आइडिया हो चुका होगा क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या हमारे कंसेप्ट होते हैं, तो उससे आइडिया आपको लग जाता है, बच्चे को पता चल जाता है कि मेरा कौन सा टॉपिक अच्छे से क्लियर है। अच्छे से नहीं तो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ इजीली, इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। अगर टॉपिक्स के बारे में पता चल गया तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म तो चलो रहने दो, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स को लगा लो कि भाई हाँ ये तो इजी है, ये तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, है ना, इसको तो मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा तो भी कर लूंगी, है ना, मेन चीज वो है। तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक्स आते हैं अभी उनको मत देखो, ठीक है, उनको अभी मत देखो, क्योंकि आपको वो टॉपिक्स आते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है उसके बारे में कि मैं इसको बाद में भी करूंगा या कम टाइम में भी करूंगा तो वो मेरा हो जाएगा। फिर भी चलो इनकेस मान लेते हैं किसी बच्चे का, चलो मान लेते हैं कि किसी बच्चे का कोई भी अच्छे से टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई भी अच्छे से सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो क्या करना है हमें, ठीक है, स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। ओके, स्ट्रेटेजी बताते हैं कि क्या करना होगा। क्या कीजिए, 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट्स को उठाओ, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट ले। तो 1 बाय 1 आपको क्या करना है, हम टोटल 1 ईयर का प्लान कर रहे हैं, यानी कि आपके टोटल 12 मंथ्स, ठीक है, टोटल 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में से आपको 7 सब्जेक्ट्स है, आपके पास कितने हैं भाई, आपके पास 7 सब्जेक्ट्स। देखो आपके पास क्या है, आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। अब 7 सब्जेक्ट्स को आपको कैसे करना होगा, आप क्या करो, एक सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को 1 मंथ दे दो। 1 मंथ बहुत बड़ी बात है, 1 मंथ अगर किसी सब्जेक्ट को दोगे, 1 मंथ काफी ज्यादा टाइम है। ये भी क्यों ज्यादा दिया, क्योंकि आपका भाई आपकी बैचलर्स भी चल रही होती है, बीएससी भी कर रहे होते हो, आपके भी टेस्ट आते हैं, माइनर्स आते हैं, एग्जाम्स आते हैं, है ना, और उसको भी तो पढ़ना होता है ना। वैसे अगर मैं एक बात बताऊं तो आपके जो आपके कोर्स में टॉपिक्स रहेंगे और जो आप अगर यहाँ से भी पढ़ोगे तो आपको दोनों ही जगह बेनिफिट होगा, है ना, आपको दोनों ही जगह उस चीज का बेनिफिट होगा। चलिए, तो क्या करो भाई, आपके पास 7 सब्जेक्ट्स है, हर एक मंथ आप 7 सब्जेक्ट्स को दो। अब मान के चल लेते हैं, ठीक है भाई, एक दो मंथ आपके ऐसे भी आ गए जहाँ पे आपके माइनर्स होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं और वहां पे आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा जितना आप
पहले से देते आ रहे हो अपने प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो मान के चलते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक पड़ता है। मान लेते हैं भाई एग्जाम वगैरह आ गए और उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, यानी कि 1 मंथ के अंदर कुछ टॉपिक्स आपके कंप्लीट नहीं हो, तो मैक्स टू मैक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, मैक्स टू मैक्स अब 2 मंथ और ऐड कर, ठीक है, 7 मंथ ईच सब्जेक्ट फॉर ईच मंथ, ठीक है, 7 यूनिट्स है हमारे पास, तो हमारे पास ईच हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 मंथ लिया। फिर मैं बोल रही हूँ अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेस्ट है, एग्जाम है, तो वहां पे 2 मंथ्स और ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल मंथ कितने हो चुके हैं, टोटल हमारे पास 9 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है। मान के चलो 9 महीने 9 मंथ्स के अंदर आपने क्या कर लिया है, अपने सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कंप्लीट करने से हमारा मतलब क्या है, हम क्या क्या कर रहे हैं उसके अंदर, है ना। हम उसके अंदर हम लेक्चर्स देख रहे हैं, लेक्चर्स देखने के साथ साथ सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप उसके अपने खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी थ्योरी है, अपने कंसेप्ट्स हैं, वो वहां पे लिख रहे हो। जो जो आपको टीचर, देखो कोई सोर्स तो आपने डेफिनेटली लिया होगा, या फिर अपना अगर कोई बच्चा ये कॉन्फिडेंट है, सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो भी अपनी कंसेप्ट तो क्लियर करेगा, है ना। कहाँ से करे, चाहे बुक पढ़ के करे, चाहे लेक्चर पढ़ के करे, कैसे भी करे वो बच्चा। तो सबसे पहले अपनी थ्योरी, अपने नोट्स खुद के प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना खुद से चीजें करोगे ना, अपने हाथों से करोगे, वही चीजें आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट होगी, ठीक है। सबसे पहले नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स प्रिपेयर करो, अपने जितने कंसेप्ट हैं, जितने थ्योरी है। ड्यूरिंग लेक्चर्स आपके आपके टीचर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हैं, कुछ आपको पीवाईक्यूज भी वहां पे करवा देते हैं, ठीक है। तो जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप वहां पे कंप्लीट कर। और अगर आपको मैं बात करती हूँ, जो भी अगर मान लो किसी ने कोई सोर्स लिया हुआ है, कोई बैच ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, ये हो सकता है ऑनलाइन बैच भी हो, ऑफलाइन बैच भी हो, नो इशू, कोई भी बैच हो सकता है। तो ना डेफिनेटली जहां से भी आपने बैच लिया है वहां पे आपके अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज डेफिनेटली आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। असाइनमेंट्स मीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना, क्वेश्चंस दिए जाएंगे फॉर प्रैक्टिस फॉर ईच टॉपिक्स, ठीक है। तो जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, या एक या दो सब टॉपिक भी कंप्लीट होते हैं, सब टॉपिक भी कंप्लीट होते हैं, उसके साथ आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि भाई अब आपने खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ और चेक करो आपने कितना सीखा है, कितना आता है, कितना नहीं आता। तो साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करो, है ना। ये बात कर रही हूँ मैं 9 मंथ्स की, 9 मंथ्स के ड्यूरिंग आपने क्या करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जितना थ्योरी पोर्शन है, जितना कंसेप्ट पोर्शन है वो क्लियर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज भी वहां पे लगा लीजिए, ठीक है, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये तो मैं काफी अच्छे से कर रहा हूँ। तो आपको आपको क्या होगा, उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो, ओके, उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे विद इन 9 मंथ्स। रही बात, बचे हमारे पास 3 मंथ्स, कितने महीने, 3 मंथ्स और बचे। अब देखो भाई, सिर्फ नोट्स बनाने से तो कुछ नहीं होगा, है ना, सिर्फ नोट्स बनाने से तो कुछ नहीं होगा। बचे 3 महीनों के अंदर आपको क्या करना है, अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी है, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपनी जो जो चीजें बच गई थी, जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उसको सबको क्या करना है, क्लियर करना है। उसके साथ साथ आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है ड्यूरिंग आप टॉपिक कर रहे हो आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे, तो जितने क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, जितने और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं, अब सब इन 3 महीनों में करना, सब अब 3 महीनों में कर दो, ठीक है। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है ना, सभी कर दो। देखो ड्यूरिंग आपने नोट्स के ड्यूरिंग भी आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए होंगे, उनको दोबारा करो, क्योंकि आपको ये तो है नहीं फर्स्ट टाइम आपने किए, आपके फर्स्ट टाइम में ही आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो गए, आप फिर से गो थ्रू करो,
अपने फिर से क्वेश्चंस को उठाओ और फिर देखो कि पिछली बार मैंने क्या गलती की थी, तो क्या मैं वो गलती अब ठीक कर रहा हूँ, तो उस चीज पे फोकस करो। ओके, उस चीज पे फोकस करो। तो बेसिकली आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 9 मंथ्स के लिए का मैंने आपको टाइम बताया, 9 मंथ्स का आपको टाइम बताया। उसके अलावा आपको उसके रिविजन्स करनी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको रिवीजन करनी है। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कमी रहती है वो कंप्लीट करना है। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सभी को लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप एक बार लगा के देखो, अब अगर 7 में अगर आप मान के चले 10 क्वेश्चंस आप कर रहे हो, 10 पे 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, अब 10 क्वेश्चंस में से अगर आपके 6 to 7 क्वेश्चंस भी होते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, है ना। और जो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को और भी मेहनत करने की जरूरत है, मेरे को और भी इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, इस चीज को टाइम देना पड़ेगा, है। चीज होती है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है भाई, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। सिलेबस को गो थ्रू करो, जो जो चीजें आपको आती हैं उनको बाद में कर लेना कंप्लीट, जो चीजें आपकी बिल्कुल ही वीक है उन पे फोकस करो। 1 मंथ ईच सब्जेक्ट के लिए काफी टाइम हो जाता, काफी टाइम हो जाता। अब बात कर लेते हैं, क्या हमको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कौन कह रहा है आप पूरा दिन पढ़ो? आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप पर डे 4 आवर्स की क्लास लगाओ, इनफ है ना। आप पर डे क्या करो, अपनी 4 आवर्स की क्लास लगाइए, ये बहुत ही इनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। 9 मंथ्स के लिए आप 4 आवर्स की क्लास लगा रहे हो, डेली क्लासेस, ठीक है। उसके अंदर आप क्लास के ड्यूरिंग आप ध्यान से सुनो, क्लास के ड्यूरिंग आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हो, जो टीचर करा रहा है वो भी कर रहे हो, है ना। जो टीचर करा रहा है वो तो कर ही रहे हो, लेक्चर के ड्यूरिंग लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो वो तो कर ही रहे हो। अगर आप डेली 4 आवर्स की क्लासेस भी लेते हो तो भी बहुत ही इनफ, बहुत ही सही बात है। अगर हम बात करें, क्योंकि 4 आवर्स टाइम निकालना भी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बच्चा कॉलेज में भी जाता है ना। आप अपने कॉलेजेस में भी जाते हो, क्लासेस वो भी लेते हो, फिर आके 4 घंटे की और क्लासेस लेना, ये बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। 4 आवर्स भी काफी इनफ है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आप 3 मंथ्स में कितना पढ़े, रिवीजन का टाइम कितना दे। तो बच्चों, आप रिवीजन का टाइम लास्ट जो 3 मंथ्स आपके रह गए ना, लास्ट जो 3 मंथ्स रह गए उसके अंदर आपको रिवीजन करनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम आपको 3 आवर्स तो देने ही पड़े, मिनिमम आपको 3 आवर्स रिवीजन, 3 आवर्स प्रैक्टिस आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। ये तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अपना पूरा फोकस करना होता है एग्जाम के, क्योंकि आपको ये होता है उस टाइम पे कि हाँ मेरा एग्जाम बहुत पास आ चुका है, अब मेरे को तो इस पे फोकस करना ही पड़ेगा, मेरे को एग्जाम क्लियर करना है ना, मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। तो भाई उस टाइम पे तो आपका अपना जो स्टडी आवर्स है फॉर प्रिपरेशन आपको इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगी, यहाँ पे रिवीजन तो है ही है, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो है ही है, उसके साथ साथ जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है वो भी है, तो इसके साथ साथ आपके पीवाईक्यूज भी हैं। उसके साथ साथ देखो, आपको क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, तो क्यों ना हम टेस्ट दें, है ना, क्यों ना हम टेस्ट दें और अपना टाइम मैनेजमेंट को भी सीख पाए, है ना। हम टाइम मैनेजमेंट को भी सीख पाए कि किस किस तरीके से हम कितना टाइम दें, कितना टाइम कितने क्वेश्चंस को देना चाहिए कि हमारा पूरा एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम एग्जाम को कर पाए, है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे एग्जाम के टाइम पे टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है एग्जाम के अंदर। जो बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाता है वो थोड़ा सा मार खा जाता है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप क्या करो, मॉक टेस्ट लगाओ। आप क्या कीजिए भाई, आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट से आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी, आपको पता चलेगा आपकी मिस्टेक्स कहाँ है, आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा वीक पॉइंट है जहां पे मैं अटक रहा हूँ,
ठीक है, आपको पता चलेगा कि मेरे को ये चीजें अब दोबारा नहीं, तीसरी बार नहीं, कि क्या तक कितनी बार पढ़नी पड़ जाए, है ना। क्योंकि आपको एक बार सिलेबस पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, एक बार सिलेबस करने से भी कुछ नहीं होगा, मिनिमम आपको 2-3 टाइम्स आपका सिलेबस आपको करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग आप मॉक टेस्ट करोगे, वहां पे आपको वीक पॉइंट दिखेंगे, उन वीक पॉइंट्स पे आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर भी नहीं हो रहा है 4 बार पढ़ो, तो बेसिकली आप फोकस कर पाओगे आपके वीक पॉइंट्स के ऊपर, मिस्टेक्स के ऊपर, ठीक है। तो एक बार सिलेबस पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, आपको 2-3 बार तो सिलेबस करना ही पड़े। रिवीजन के ड्यूरिंग कर क्या रहे हो, यही तो कर रहे हो। हाँ, तो मॉक टेस्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपकी, तो ये दिस इज ऑल द स्ट्रेटेजी कि आप 1 ईयर प्लान कैसे कर सकते हो, ठीक है। लास्ट मंथ में आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, लास्ट मंथ में आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ जाएगी, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे चीजें मेरी गलत हो रही है और कहाँ पे मेरे को ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सिलेबस के बारे में बताया, पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया। तो आप फाइनली अपने टारगेट पे पहुंच पाओगे, फाइनली अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे, फाइनली एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। थोड़ा बहुत मैं आपको क्या कर देती हूँ, बता देती हूँ किसके बारे में, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो बच्चे नहीं है, सॉरी, जो बच्चे अभी नए हैं, जो बच्चे अभी नए हैं और उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, तो जो बच्चा अभी वीडियो देख ही रहा है, तो उसको क्यों ना एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पता चले, इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज तो आप देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो, पर कोई बात नहीं, मैंने इंक्लूड कर ही दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे टोटल हमारे पास 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स जो होगा हमारे पास, टोटल मार्क्स का एग्जाम 300 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 90 मिनट्स का एग्जाम रहता है, 1.5 घंटे का आपका क्या रहता है, एग्जाम रहता है। ये हम बात करें, अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपकी +4 मार्किंग होगी। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, उसके लिए मार्किंग जो रहती है वो -1 रहती है, -1 -1 आपकी क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जाम के बारे में। आगे बात कर लेते हैं कि आपका इन एग्जाम से क्या क्या आपको बेनिफिट होगा। अगर आप COET PG के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जो बच्चा COET PG के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो सिर्फ उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं हो जाती। उस टाइम पे आपके प्रिपरेशन इन एग्जाम्स लाइक IIT JEM, JEST, TIFR और GATE, मैं ये चीज मानती हूँ कि इनके अंदर टॉपिक्स थोड़े ज्यादा रहते हैं, बट स्टिल इसके अंदर यानी कि COET PG के अंदर जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, वो सभी टॉपिक्स इन सभी एग्जाम्स के अंदर आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने COET PG में ये टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है, COET PG में आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए, तो डेफिनेटली आपको क्या है, आप जब ये एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे इस एग्जाम के लिए पढ़ी हुई चीजें आपकी वहां पे काम आए, ठीक है। IIT JEM का तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, IIT JEM का तो बिल्कुल ही सेम ही है, हम बोल सकते हैं, है ना। जो बच्चा COET PG की प्रिपरेशन करना है, वो IIT JEM की भी काफी अच्छे से उसकी प्रिपरेशन हो रही है। थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। अगर हम बात करें इन टॉपिक्स की, अगर हम बात करें लास्ट इन टॉपिक्स की, इन एग्जाम की, सॉरी, इन एग्जाम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके मैंने बताया कि इसके अंदर जितने टॉपिक्स होंगे ना, वो सारे इनके अंदर इंक्लूड है, ये तो है ही है। तो आप जो बच्चा अभी मान लो कि जिसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया, तो जितना पढ़ा हुआ है ना, वो बच्चा अगर वो आगे तैयारी करेगा किसकी, गेट की, नेट की, उसके लिए वो चीजें सभी चीजें काम आएंगी। अब जितना पढ़ा हुआ है वो सभी चीजें इस एग्जाम में काम आएंगी, गेट के लिए, नेट के लिए, वो सभी चीजें काम आएंगी, ठीक है। जिसका भी आपका एग्जाम होता है, टेफर का भी होता है, वो सभी चीजें इनके अंदर भी पढ़नी पड़े। तो इनडायरेक्टली
इनडायरेक्टली आप आगे के लिए भी प्रिपरेशन कर लो, है ना, इनडायरेक्टली आप आगे की भी प्रिपरेशन कर लोगे। ओके, तो काफी बेनिफिट्स हैं सीयूईटी पीजी की जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए। मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए। एक बार आप इस स्ट्रेटजी को अपनाओ, डेफिनेटली आपको फायदा हो, डेफिनेटली आपको फायदा हो। अब बात कर लेते हैं भाई, जो बच्चे हमसे अब नए जुड़ रहे हैं, जो बच्चे नए कनेक्ट हो रहे हैं, और जो बच्चे चाहते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करना, है ना, जो अभी फाइनल ईयर में आए हैं, ठीक है, और जो चाहते हैं भाई मैं नेक्स्ट ईयर सीयूईटी पीजी का एग्जाम दूं और मेरा क्लियर, तो हमारे पास आपके लिए एक रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अभी फिलहाल हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच फॉर 2026 के लिए आपके हमारे पास है। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 9136597244। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, सब चीजें आपको अच्छे से बताएगी। फिर भी अगर कोई इशू आता है, अगेन फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी, ठीक है, आपकी सभी प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगी डेफिनेटली। अदरवाइज आपको इशू नहीं आएगा, हमारी टीम काफी अच्छे से गाइड करेगी आपको, सारी डिटेल्स आपको हमारे बैच के रिगार्डिंग मिल जाएंगी। सो जो बच्चा अभी प्रिपरेशन करना चाहता है 2026 के लिए सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, वेद प्रेप एकेडमी को कांटेक्ट कर सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीयूईटी पीजी, जो आपका रोड मैप फॉर द सीयूईटी पीजी, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, एंड दैट्स ओके। चलिए फिर मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, है ना। चलिए मिलते हैं फिर न्यू वीडियो